हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ एंड विजय नर्सिंग क्लासेज। मेरे दोस्तों, आज अपन फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये फिजिक्स के वे क्वेश्चन हैं जो कुछ टॉपर्स स्टूडेंट की पहली पसंद रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये वे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों जो पिछले कई सालों से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मेरे दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को आना चाहिए, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये है मेरे दोस्तों मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। अगर यहीं पे लेंस सूत्र होता तो याद रखना मेरे दोस्तों, लेंस सूत्र में साइन कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल का नियम। पहले तो मेरे दोस्तों स्नेल का नियम है क्या? तो स्नेल ने मेरे दोस्तों नियम दिया था अपवर्तन के लिए, आपने पढ़ा है। एक तो होता है परावर्तन का नियम और एक होता है अपवर्तन का नियम। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और अपवर्तन के नियम में मेरे दोस्तों यह कहा गया कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है और उस नियतांक को ही माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर स्नेल के अपवर्तन के नियम के अनुसार म्यू म्यू बराबर क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर होगा। ठीक है। इसके बाद में मैं अगर आपसे यह कहूं कि जब आप परावर्तन का नियम पढ़ते हो तब वहां पे क्या पढ़ते हो? वहां पे हम पढ़ते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मेरे दोस्तों लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला के केस में आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v मेरे दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी है और u किसकी दूरी है? बिंब की दूरी है। यहां पर मेरे दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह लेंस, ठीक है, पहले मैं लेंस के केस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वह लेंस जिसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तल लेंस। ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो हम हमेशा किस में लेते हैं? ऋणात्मक। अवतल नाम दिखे तो फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल नाम दिखे तो फोकस दूरी धनात्मक। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए मेरे साथियों, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, देखिएगा अपन थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बच्चों आप ये बताओ, देखें अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अगर आपसे पूछा अवतल दर्पण, तो मैंने पहले ही कहा है अवतल नाम देखते ही ऋणात्मक और उत्तल नाम देखते ही धनात्मक, चाहे वो दर्पण हो और चाहे वो लेंस हो। इतनी बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो है मेरे दोस्तों वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला भी कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है। तो आपके सामने है मेरे दोस्तों म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/f। यह फॉर्मूला काफी मोस्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 EV इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। मेरे दोस्तों याद रखना, ये वैल्यू भूलना नहीं है आपको। ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से बढ़ करके है, इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई मेरे से मानवीय भूल होती है तो आप मुझे जरूर सूचित करें।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखिएगा। यह भी आपके सामने आ सकता है। यह समीकरण आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर अगर यह ऑप्शन कहीं पर भी आपको दिखे तो इसी पे आपको क्लिक करना होगा। ये चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसके बाद में 1 AMU, ठीक है ना, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? तो ये वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध आयु का मान कितना होता है मेरे दोस्तों? तो देखिएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। याद रखना मेरे दोस्तों, जिसे अपन तरंग दैर्ध्य के रूप में भी जानते हैं, दूरी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य आयु का मान। अब देखें, माध्य आयु का मान ज्ञात करना हो अगर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है मेरे दोस्तों फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। अब बात करते हैं आवेश की बीमा। तो आवेश की बीमा क्या होती है मेरे दोस्तों? तो देखिएगा M0 L0 A1 T1, ये किसकी बीमा है मेरे दोस्तों? आवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटा। ये सीधा एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के ऊपर उपस्थित आवेश को ही आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटा। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है उस आवेश को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, धारिता का मात्रक और बीमा। क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक और बीमा। तो देखिए मेरे दोस्तों, धारिता का जो मात्रक है वो तो क्या होता है? फेरड। लेकिन बीमा देखिएगा M-1 L-2 T4 A2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र। आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में, जॉर्ज साइम ओम ने एक नियम दिया था। और ओम का नियम मेरे दोस्तों किसके बीच संबंध बताता है? तो सर, ओम का नियम विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I, इन दोनों के बीच में संबंध बताता है। यह नियम क्या कहता है? सर, ये नियम कहता है कि चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर को बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी। और यहीं से एक सूत्र निकला था, अगर आपको याद हो तो, V समानुपाती क्या था मेरे दोस्तों? I था। तो V बट्टा I समानुपाती नियतांक। और इस नियतांक को ही हमने क्या कहा था? इसे कहा था R। R चालक का क्या है? रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है मेरे दोस्तों। सो सूत्र आपका क्या बन गया था? सूत्र बन गया था R बराबर V अपॉन I। इसलिए V बराबर क्या हो गया था? V बराबर हो गया था IR। V बराबर हो गया था I इंटू R। याद रखना मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात और आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बच्चों आप मुझे ये बताओ, क्या कोई और सूत्र भी है क्या? बताओ देखें, क्या कोई और फॉर्मूला भी है क्या ओम के नियम का? हाँ है। इसके अलावा और दो फॉर्मूला आपके बनते हैं। दो कौन से बन सकते हैं? एक तो मेरे दोस्तों आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है ना, आई का अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर V अपॉन आर होता है कि नहीं होता? तो आई का वैल्यू लगाओ देखें, V बटा आर इंटू मेरे दोस्तों क्या होगा? एक मिनट के लिए, सॉरी। देखिए, हम यहीं पे इस एक फॉर्मूले से और दो फॉर्मूला बना सकते हैं। दो फॉर्मूला कैसे बना सकते हो? तो देखिएगा मेरे दोस्तों, एक फॉर्मूला आपका बन सकता है I बराबर और एक बन सकता है R बराबर। तो बताओ, ओम के नियम से अगर मुझे धारा का फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो धारा I बराबर क्या होगी? तो सर, धारा I बराबर होगी V बटा R। ठीक है,
अब मैं कहूं मुझे प्रतिरोध का सूत्र बनाना है तो क्या बनाऊंगा, तो R बराबर होगा मेरे दोस्तों V बट्टा I। बताओ ये बात आपके समझ में आई। तो यहाँ तीन फॉर्मूला हो गए, एक नहीं हो गए। V बराबर आई आर, R बराबर V बटा I बराबर V बटा R। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप मुझे बताना कि R जो कि चालक का प्रतिरोध होता है, R और I के बीच में क्या संबंध है, बताओ देखें। R और I के बीच में क्या संबंध है। मान लीजिए कि मैं R की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, तो I की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बिल्कुल घटेगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता है धारा घटती है, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, दर्पण की आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। पहले तो आवर्धन को मेरे दोस्तों स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन एक ऐसी इकाई है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और आवर्धन का मतलब सामान्य शब्दों में क्या है सर, तो सामान्य शब्दों में यह है कि मान लो आपके पास में कोई दर्पण या लेंस है और उस दर्पण के सामने आपने एक जैसे पेंसिल रख दी या पेन रख दी। आपने जो ये पेंसिल रखी है ये तो है 10 सेंटीमीटर लंबाई की, कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की, लेकिन अंदर जो इसका फोटो बना वो दिख रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो बताओ पेंसिल का अंदर जो फोटो दिख रहा है वो 2 गुना दिख रहा है कि आधा दिख रहा है, आधा दिख रहा है ना। तो आवर्धन भी हो गया 1/2। अब मान लो वस्तु है 10 सेंटीमीटर की और अंदर प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो दिख रहा है 20 सेंटीमीटर का। तो बताओ 10 का 2 गुना हो गया ना 20, तब आवर्धन कितना होगा, तब m बराबर होगा 2। तो आवर्धन का मतलब है कोई भी दर्पण है या कोई लेंस बिंब को जितना बड़ा या छोटा करके दिखाता है वही उसका आवर्धन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आवर्धन का एक तो फॉर्मूला ये हो ही गया कि प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है दर्पण के केस में, एक और कौन सा होता है, m बराबर होता है -v बटा u। ये आवर्धन का सूत्र है दर्पण के लिए, ठीक है। लेंस के लिए क्या है, m बराबर +v बटा u, ठीक है। ये भी आपको क्या रखने हैं, याद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न पढ़ ही चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दर्पण का। स्नेल के अपवर्तन के नियम को मैंने अभी बताया है। लेंस मेकर सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण यह भी अपन ने डिस्कस किया है। ये तो सभी बच्चों को याद रखना ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं और अब एक दो और ऐसे प्रश्न हैं जो तो बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे बनाए हुए क्वेश्चन है ये। अब देखो अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 2, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब आगे इसने कहा है कि वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को अलग अलग करता है, विभेदित करता है। मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को अलग अलग करता है, तो मेरे दोस्तों उस गुण को अपन कहते हैं आवेशों की ध्रुवणता। याद रखना, आवेशों की ध्रुवणता ही वो गुण है जो इन आवेशों को अलग अलग करता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई आवेशों की ध्रुवणता है क्या, तो याद रखना वो गुण जो दो प्रकार के आवेशों को अलग अलग करता है उसे आवेशों की ध्रुवणता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त करती है। मतलब कि कोई भी वस्तु जो है कब आवेशित होती है, ठीक है ना, किस तरह से आवेशित होती है, कब उस पर धनावेश या ऋणावेश आता है। तो देखो इसका आंसर है वस्तु को रगड़ने से। रगड़ने से वस्तु क्या होगी, तो सर वस्तु को रगड़ोगे तो वो आवेशित हो जाएगी, ठीक है। रगड़ने के दौरान वस्तु से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, जो कि दूसरी वस्तु पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, ठीक है। चलो अब मेरे दोस्तों, तो अब यहां ऋण आवेशित कौन सी होगी, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और धनावेशित कौन सी होगी, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। भाई जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो तो हो गया पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए वो हो गया
नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, मेरे सितारों, ठीक है, और सुनो मेरे साथियों, ये वे क्वेश्चन हैं जो सदाबहार है, मतलब ये पूछे ही जाने हैं, ठीक है ना, इनमें से क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैं बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अब लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तो मेरे से जितना प्रयास बन रहा है वो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपके लिए कर रहा हूं। बाकी बायो तो मेरे दोस्तों आपको पता ही है, 34 में से 34 नंबर लेके अपन आएंगे। जिन्होंने मेरी क्लास देखी है, जिन्होंने मेरे मॉडल पेपर पढ़े हैं, उनसे बाहर एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सीधा हूबहू जो पेपर में लिखा हुआ है एज इट इज वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं ऑप्शन के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। मैंने कल की क्लास में आपको क्वेश्चन बनाने सिखाए थे कि किस तरह से एक ही प्रश्न से आप 4 नए प्रश्न तैयार कर सकते हो। और आज की क्लास में भी हम बहुत बड़े स्तर पर विश्लेषण करेंगे। आज की बायो की क्लास में भी 200 से ज्यादा मैं प्रश्न आपको समझाने वाला हूं, यह भी आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, इस प्रश्न पे आते हैं। और ये पेपर फिजिक्स का है, चूंकि ये तो फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीपीटी, ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए है ये। तो देखो, विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण जो है किस प्रकार का होता है। तो याद रख लेना, इस कोण की वैल्यू 90 डिग्री होती है मेरे दोस्तों। समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है मेरे दोस्तों, लंबवत होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का परावैद्युत नियतांक कितना होता है। धातु के लिए परावैद्युत नियतांक की वैल्यू मेरे दोस्तों अनंत होती है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है, नोट कर लेना मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर धारा की जो है वैल्यू यहाँ पे रखी गई है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, तो ये रहेगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये बात हो गई एक एम्पियर की। इसके बाद में, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुन लो मेरे दोस्तों। जब अपन बात किसकी करते हैं, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का एक नॉर्मल सूत्र क्या है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, I बराबर Q बाय टी, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो मात्रक है सर एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो सर अमीटर, ठीक है। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, सर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, तो सर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग क्या है, तो सर वोल्ट मीटर के द्वारा विभव अंतर नापते हैं। भाई विभव अंतर किसके द्वारा नापते हैं, कौन से उपकरण द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है। वोल्ट मीटर परिपथ के कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। विभव अंतर का मात्रक क्या है, सर वोल्ट है, धारा का एम्पियर है, ठीक है। यह बात याद रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल रखनी पड़ेगी। ओम ने क्या कहा था, सर ओम ने कहा था कि विभव अंतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की परास, किसके लिए, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की परास कितनी होती है। तो देखो मेरे दोस्तों, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की परास होती है 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर से लेकर 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर तक होती है। याद रखना, बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन होगा कि स्थायी रहेगा, अस्थायी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो याद रखना, क्या मेरे दोस्तों, स्थायी रहेगा, ठीक है। और उसके लिए आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आर त्रिज्या व एन फेरों की संख्या की आई धारा वाली वृत्तीय कुंडली का
चुंबकीय आघूर्ण किस रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसने यहाँ पे कहा है आपको कि भाई चुंबकीय आघूर्ण के लिए m समानुपाती क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या हो गया, तो एक दूसरे के समानुपाती हो गई। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, और हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, m बराबर क्या मेरे दोस्तों, n बाय ए या n बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो याद रख लेना n क्या है, फेरों की संख्या, a क्या है, एरिया। ठीक है ना, तो याद रखना चुंबकीय आघूर्ण m फेरों की संख्या के तो क्या हो गया, समानुपाती, एरिया के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के क्या हो गया, समानुपाती। अगले पॉइंट पे क्या चलते हैं। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, आपको लगे कि सर यहाँ पे ये आंसर नहीं होकर ये होगा, आप ज़रूर बताएं, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। लेकिन आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा क्या, तो ये मेरे दोस्तों कि आपने जो सपना देखा है अब वो पूरा होने जा रहा है मेरे दोस्तों। और बहुत अभी भी समय बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के पास, तो क्यों ना हम इन आने वाले 20 दिनों में डेली जो है 12-13 घंटे मेरे दोस्तों स्टडी करें। ठीक है, इन 20-30 दिनों की जो मेहनत है मेरे दोस्तों, ये मेहनत आपका करियर बना देगी। ठीक है, और इसलिए जम के पढ़ना होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, बोर मैग्नेटॉन का सही मान क्या होता है। तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, देखिएगा आप मेरे दोस्तों। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसके बाद में मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, क्या मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे तो पूरी वैल्यू लास्ट तक निकालने के बाद क्या निकल के आई मेरे दोस्तों, तो 9.27 इंटू 10⁻20 मेरे दोस्तों ये m स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की फॉक्स दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण के लिए फॉक्स दूरी का मान मेरे दोस्तों अनंत होता है। अब यहाँ पे एक आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताना कि ऐसा कौन सा दर्पण है, ध्यान से सुना क्वेश्चन, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा हमेशा छोटा, आभासी, छोटा, आभासी व सीधा बनता है। ऐसे दर्पण का नाम बताना है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 पे है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी पे है अवतल, ऑप्शन नंबर सी पे है जो है उत्तल। जल्दी बताओ। दुनिया में एक ही ऐसा दर्पण है मेरे दोस्तों जो छोटा, आभासी और सीधा इस तरह का प्रतिबिंब बनाने वाला एक ही दर्पण है, और वो कौन सा है, उत्तल। जिसका नाम छोटा उसका प्रतिबिंब भी छोटा। ठीक है, तो आप जानते हो ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। सर वो दर्पण है समतल, स से समतल, स से समान आकार। ठीक है, अब अवतल, अवतल मेरे दोस्तों छोटे बड़े समान किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, पूछ लूं, तैयार हो। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरे दोस्तों समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। जल्दी बता दो देखें, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, m बराबर क्या होगा। मैं आपके सामने वैल्यू भी रख दूं, चलो रख देता हूं, बताओ देखें, +1 +2 -1 -2। बताओ देखे चारों में से कौन सा आंसर होगा। वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिन बच्चों का आंसर +1 है वो सही है। जानते हो इसका +1 क्यों, क्योंकि आपको पता है समतल दर्पण जो है इसके सामने जब कोई वस्तु रखोगे और अगर वस्तु की 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो अंदर प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर का बनता है, 10 का ही तो बनता है। तो h डैश अनुपात h, ठीक है ना, तो h डैश और h की तो वैल्यू समान ही होती है इसमें, तो आवर्धन 1 ही आएगा। और चूंकि ये समतल दर्पण है तो इसलिए +1 आएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम बताना है जिस पर प्रकाशिक तंतु काम करता है, या मैं यूं कहूं कि जो भी ये ऑप्टिक्स फाइबर होते हैं, जो प्रकाशिक तंतु होते हैं मेरे दोस्तों, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरे साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? तो सुनो मेरे दोस्तों, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, ये तो आपने पढ़ा होगा। जब हम प्रकाश को, किसको? प्रकाश को, कौन सा प्रकाश? जो डेली कमेंट करता है वही ना? हाँ वही। जब अपन प्रकाश को मेरे दोस्तों किसी, कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से। कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से। कौन से माध्यम में डालते हैं? विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में डालते हैं? विरल में। तो ऐसी परिस्थिति में वो अभिलंब से क्या हट जाता है? दूर हट जाता है। ठीक है, अब हमने दूसरी कंडीशन में क्या किया? इस आपतन कोण को बढ़ा दिया। तो जब अपन आपतन कोण को बढ़ाते हैं ना मेरे दोस्तों, तो जो ये अपवर्तित किरण है ना, ये दोनों ही माध्यमों के, ये जो अपवर्तित किरण है ना, ये दोनों माध्यमों के जो ये पृथकारी पृष्ठ है, इसके समांतर हो जाती है। जैसे ही अपन ने आपतन कोण को बढ़ाया, तो अपवर्तित किरण जो है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ की क्या हो गई? समांतर। कुल मिलाकर के यहाँ अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। जब मेरे दोस्तों अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है, तब आपतन कोण को क्या कहते हैं बताओ? और जो सबसे पहले बताएगा उसे मिलेगा 5, क्या? क्या? नंबर ना? हाँ। तो मेरे दोस्तों ये 5,000 रुपए का क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जब मेरे दोस्तों अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब आपतन कोण को किस नाम से जानते हैं? बोलो। ऑप्शन बता दूं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या? आपतन कोण। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर सेकंड, महाक्रांति कोण। ऑप्शन नंबर थर्ड, अतिक्रांतिक कोण। बताओ कैसा कोण? सभी के आंसर सही है सर, क्रांतिक कोण। कैसा कोण है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण नाम तो सुना होगा। क्रांतिक कोण किस कोण को कहते हैं? आपतन कोण को। कब कहते हैं? जब अपवर्तन कोण 90 का हो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इतनी कंडीशन हो जाने के बाद क्रांतिक कोण से भी जब आप आपतन कोण को बढ़ा देते हो, तो मेरे दोस्तों प्रकाश अपवर्तित नहीं होता, प्रकाश उसी माध्यम में आ जाता है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस पर प्रकाशिक तंतु काम करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु का कितना होता है मेरे दोस्तों सामर्थ्य? बता दो, देखें। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। 3 × 10⁻⁶ N/c। ठीक है। धारिता का मात्रक, ये तो अभी पढ़ा था, धारिता का मात्रक फेरड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन। अब मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा फिर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रचलित मात्रक, ये आपके पिछली बार शायद क्वेश्चन आया था बीएससी नर्सिंग में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रचलित मात्रक क्या होता है? डिबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक? वेबर। ठीक है, अगला है, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? जल्दी बता दो मेरे दोस्तों। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं चाहता। विद्युत धारा की कोई दिशा होती भी है कि नहीं होती है? बताओ, देखें। इस ऑप्शन को यहाँ पे पहले मैं डिलीट करता हूँ। अब आप मुझे बताओ, जो आपका आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप लोग, और ये आपके काम भी आएगा। देखो मेरे दोस्तों, कोई भी विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना, जब भी आपसे पूछी जाए किसकी दिशा? विद्युत धारा की। यह विद्युत परिपथ है आपके सामने, ये इसका धन टर्मिनल है, ये इसका ऋण टर्मिनल है। ठीक है, तो धारा हमेशा मेरे दोस्तों इस प्लस वाले सिरे से कौन से सिरे की तरफ चलेगी? इस माइनस वाले सिरे की तरफ चलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन की दिशा बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा एक ही होती है क्या? बताओ, देखें। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा समान होती है क्या? जल्दी बताओ, देखें, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, समान नहीं होती, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? अगले प्रश्न पे चलें। अब मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे एक और प्रश्न पूछ लूं मैं। पूछ लूं क्या? ठीक है, पूछ लेता हूं, सुनो मेरी बात। मेरे दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर, अपने गांवों के अंदर भी, अपने शहरों के अंदर भी जो बिजली का मीटर लगा होता है, उस मीटर के अंदर कुछ रीडिंग आती है, वैल्यू आती है। वो जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, उसी वैल्यू के द्वारा आपका जो भी बिजली का खर्च है वो अपन निकालते हैं। तो वो विद्युत ऊर्जा को मापने वाली जो बड़ी यूनिट है, उस यूनिट को क्या कहते हैं? बताओ, देखें क्या कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल सही है। और उसे अपन कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यूनिट। और यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट गुणा घंटा। ठीक है, लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक, तो वो जूल होगा। याद रखना, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो जब भी अदिश राशि की बात की जाए, तो अदिश राशियां मेरे दोस्तों वे हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। जैसे जैसे चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा विद्युत धारा हो गई, ठीक है, दाब, ऊर्जा हो गई। ठीक है ना, इन राशियों का मेरे दोस्तों, ये सारी राशियां आपकी अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। लेकिन जब बात आती है सदिश राशियों की, तो इसमें कौन आता है? इसमें बल हो गया, वेग हो गया, स्वर जो है त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीजें जो है मेरे दोस्तों, ये आपकी सदिश राशियां हैं। मैंने एक निष्कर्ष निकाला है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। जब भी बात किसकी आती है, जब भी बात आती है मेरे दोस्तों, वह शब्द जब भी किसी के अंदर हो, तो समझ लेना लगभग वो सदिश ही होती है। मेरा ये निष्कर्ष है। वह, जैसे बल में वह ब आ रहा है, बल। संवेग वह आ रहा है, वेग वह आ रहा है, त्वरण वह आ रहा है, विस्थापन वह आ रहा है, कोणीय संवेग वह आ रहा है। तो ये सभी सदिश है, याद रखो आप। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, चांदी की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? अब पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है, वैद्युत प्रतिरोधकता, पहले तो वैद्युत प्रतिरोधकता का आप मुझे सूत्र बताओ, देखें जल्दी बताओ। वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए, देखें मेरे दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है ना, रो बराबर, कई कुछ लोग इसे के से भी दर्शाते हैं। ठीक है, और मेरे दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। क्या होता है? ओम गुणा मीटर। अब आप कहोगे सर ओम इंटू मीटर इसका कैसे मात्रक निकला? तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर को जब काटोगे तो ऊपर मीटर बचेगा, तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, याद रख लेना। चलो, तो अब यहाँ पे इसने कहा है चांदी की वैद्युत प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कि आवेश किस प्रकार की राशि है? तो अदिश। ठीक है, इसके बाद में आवेश का बड़ा मात्रक फेराडे। अब सुनो मेरी बात। अब अगर मैं कहूं क्या आवेश का मात्रक कूलाम होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसके बाद में आवेश की बीमा M0 L0 A1 T1। आवेश का सिद्धांत किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इसके बाद में शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो 80। विद्युत दर्शी का उपयोग जो है मेरे दोस्तों किस प्रयोजन में किया जाता है? तो आवेश की प्रकृति बताने में। ठीक है, इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और आपको बीमा बतानी है। तो देखो मेरे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया क्या? N/L
सी यानी न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है, तो फिर निकल के आ गया इससे एक और मात्रक निकल के आ गया, इससे कौन सा निकल के आया मेरे दोस्तों, तो निकल के आ गया आपका वोल्ट प्रति मीटर। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट आपकी बीमा इससे निकल के आ गई M1L1T-3A-1। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम मीटर, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो मैं वेबर पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसकी बीमा क्या होती है, तो यहाँ पे आपके सामने है 1L3T-1A-1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सुमेलित करना आना चाहिए। तो देखें सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखो, विभवांतर अपॉन विभव। इसके लिए बीमा आपके लिए जो निकल के आएगी वो ऑप्शन बी। ठीक है ना। इसी तरह से मेरे दोस्तों तो अलग अलग ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग वे में समझाया गया है। दूसरा भंजन सामर्थ्य, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, V/m। इसी तरह से ध्रुवण सदिश और इसी तरह से धारिता के लिए तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, क्योंकि ये वो प्रश्न है मेरे दोस्तों जो पिछली बार पूछने का ट्रेंड बना है। अब पिछली बार से इस तरह के प्रश्न भी फिजिक्स में पूछने का ट्रेंड बना है। नॉर्मली ऐसे प्रश्न बायो में आते हैं, सुमेलित करो, ठीक है, लेकिन अब फिजिक्स में भी इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, 4 गुना समय लगता है इस तरह के प्रश्न में, तो इसलिए सोच विचार करके ऐसे प्रश्नों को याद रखना। जब सुमेलित करने के प्रश्न आते हैं ना, तो इनमें नॉर्मली मात्रक, बीमा या कोई वैल्यू दी हुई होती है, यानी डायरेक्ट आंसर वाली चीजें दी हुई होती है। ठीक है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता दी थी मैंने कि दर्पण तो भूल ही जाओ आप, अवतल नाम दिख जाए तो दूरी माइनस में, उत्तल नाम दिख जाए तो प्लस में। अवतल के आगे चाहे तो दर्पण लिखा हुआ और चाहे लेंस लिखा हुआ हो, कोई फर्क है नहीं पड़ता। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, दर्पण सूत्र में पहले ही बता चुका हूं। हाँ, आवर्धन समता का सूत्र एक अलग से और है। दर्पण के लिए आवर्धन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, m बराबर होता है माइनस का v बटा u, और लेंस की आवर्धन समता m बराबर होता है प्लस का v बटा u। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो होता है 1.33। ठीक है, इसके बाद हीरे का क्रांति कोण पूछा है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि क्रांति कोण जो है वो कहते किसको है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था क्रांति कोण वो कोण है जिस पर मेरे दोस्तों अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ऐसा आपतन कोण जिसपे अपवर्तन कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाता है, उसी को आप, ऐसे आपतन कोण को आप क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हीरे का क्रांतिक कोण भी याद रखना है। इसके बाद में मेरे दोस्तों लेंस की आवर्धन क्षमता तो मैंने अभी बता दी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अभी मैंने कह दिया आपको प्लस में होती है। लेंस मेकर सूत्र आप तीसरी बार देख रहे हो। ठीक है, सबसे न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है, बता दो देखें। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, लाल का। और सबसे ज्यादा किसका होगा मेरे दोस्तों, तो बैंगनी का। अब देखो विचलन है क्या, तो सुनो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग, जिसके लिए आप पढ़ते हो विब गयोर। इसमें आप ये पढ़ते हो कि वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इनमें मेरे दोस्तों याद रखना, जो आपका रेड लाइट होती है, जो लाल प्रकाश होता है, उसमें बहुत ही कम विचलन होता है। ठीक है, हल्का सा ये विचलित होता है। लेकिन अगर इसी के स्थान पर बैंगनी प्रकाश होता तो उसमें बहुत ज्यादा विचलन होता है। ठीक है, तो सबसे कम विचलन, सबसे कम अपवर्तन कौन सा प्रकाश,
तो सर लाल। इसलिए मेरे दोस्तों आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल के अंदर, एम्बुलेंस पर, वाहनों के अंदर रेड लाइट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश बहुत अधिक दूरी तक जा सकता है, हल्की फुल्की रुकावट से उसके जो है वेग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं अगर आपसे यूं कहूं कि मेरे पास में एक प्रकाश है बैंगनी, दूसरा प्रकाश है नीला और तीसरा प्रकाश है लाल, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? बताओ देखें, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल की होती है, क्योंकि इसमें विचलन कम होता है। ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी की, क्योंकि इसमें विचलन ज्यादा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्य के फलन का अधिकतम मान आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे दोस्तों। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसकी वैल्यू दी गई है। याद रखना, यह भी एक बढ़िया प्रश्नों में से एक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, ठीक है, एक एएमयू की वैल्यू है तो मैं पहले बता चुका हूं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का अर्धायु काल कितना है मेरे दोस्तों? तो देख लीजिएगा आप लोग, 12 मिनट। न्यूट्रॉन का चक्रण क्वांटम मेरे दोस्तों +1/2। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। ठीक है, तो यहीं से एक प्रश्न पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। और प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम बताओ देखें, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों, नाभिक की अर्ध आयु का फॉर्मूला दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उर्वरक के रूप में किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ठीक है ना, P32। इसके बाद में मेरे दोस्तों, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो किस रोग के उपचार में करते हैं मेरे दोस्तों? कैंसर। याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में CR51 यानी क्रोमियम 51 मेरे दोस्तों, इसका उपयोग किस में करते हैं? रक्त की जांच में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है चालक की चालकता। चालक की चालकता के लिए वैल्यू दी गई है मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी। इसके बाद में अचालक की प्रतिरोधकता। ठीक है, 10⁻11 -10⁻19 ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। इन प्रश्नों को माइंड में रखना है आपको बस, क्योंकि ये आंसर एग्जाम में आपके सामने होंगे, वहां आपको लिखना कुछ भी नहीं है। वहां तो 4 उत्तर आपके सामने होंगे, एक को सेलेक्ट करना है। तो अगर कोई बालक एग्जाम के टाइम पर अगर इस तरह के प्रश्नों को एक बार देख भी लेता है ना, तो भी उसे बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलता है, सामने वाला जब कोई बोल रहा है, और वो चीजें जो हम सुनते हैं वो ज्यादा याद रहती है, खुद के पढ़ने के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति हमें, ठीक है ना, कुछ चीजें समझाए तो वो ज्यादा समझ में आती है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों, ग्राही अशुद्धि। ठीक है ना, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, पीएन संधि डायोड का संकेत आपके सामने है, थोड़ा संकेत को ध्यान से देख लेना, पूछा जा सकता है किसका? पीएन संधि डायोड का। ठीक है, इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है एसआई के लिए निवोल्टता कितनी होती है? तो देखिए मेरे दोस्तों, वैल्यू आपके सामने है 0.7 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने सिलिकॉन की बात की, इसी तरह से मेरे दोस्तों जर्मेनियम की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अपन गैलियम की बात करेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे मेरे दोस्तों पदार्थ है जो कि आपके सिलेबस में हो, उनके लिए एक टेबल बना करके ये चीज़ें याद कर लेना, आपके काम आएगी। ठीक है, और मेरा तो ये मानना है कि अब एक जितने भी बच्चे हैं जो फार्मेसी पैरामेडिकल वाले हैं, वो तो एक काम करें, वो मैंने एक क्विक रिवीजन के लिए हर एक टॉपिक से 10-10 12-12 प्रश्न जो हैं टेलीग्राम पे डाले हैं फिजिक्स के, और मैं केमिस्ट्री के भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। तो मैंने एक पीडीएफ डाली है, शायद वो 40 पेज की है।
ठीक है ना। एक बार सभी बच्चे जाकर के उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ लेना। अपने टेलीग्राम चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज पे डाली हुई है, और मैं और अब इन दिनों में इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा मेरे दोस्तों, आपका इतना बढ़िया रिवीजन करवाएंगे कि वास्तव में आपको लगेगा कि विजय सर ने काम किया है। ठीक है, मैं हजारों की संख्या में क्वेश्चन देने वाला हूं अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है ना। अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हजारों की संख्या में क्वेश्चन दूंगा। लॉट ऑफ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं मेरे दोस्तों, और कुछ मेरे और भी फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, जो भी लेक्चरर हैं, या जो भी बढ़िया इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्तों, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए रखूंगा। देखो मेरे दोस्तों, जहां जहां से अच्छाइयां मिलती है, जहां जहां बढ़िया कंटेंट मिलता है, उन्हें लेने में कोई हर्जाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें आपके सामने रखूंगा। ठीक है ना। और आप भी इन चीजों का चुनाव करें कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। ठीक है, इस बात का आप जो है थोड़ा निर्धारण करें। मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाकर के पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको मालूम ही नहीं है मेरे दोस्तों चीजों के बारे में, जिन्हें पता ही नहीं है साइंस क्या होती है। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों थोड़ा खुद का भी आप स्तर मेंटेन करें। आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप चुनाव ठीक से करें कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो योग्य है भी या नहीं। ठीक है ना, उसे अनुभव है भी या नहीं, वो बोर्ड के ऊपर चौक लेकर के, मार्कर लेकर के पढ़ा सकता है कि नहीं। ठीक है, वो लगातार 5-5 6-6 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाने का उसमें स्टेमिना है कि नहीं। और आप भी मेरे दोस्तों कैपेबल बनिएगा, आप योग्य बनिएगा कि मैं लगातार 5 घंटे पढ़ सकता हूं कि नहीं। आप ट्राई तो करो एक दिन बैठ करके कि आज चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि आज चाहे मम्मी कुछ भी हो जाए, आज मैं 5 घंटे मेरी इस स्टडी टेबल से खड़े नहीं होने वाला हूं। बोतल पास में लेके बैठो पानी की। ठीक है, 5 घंटे लगातार पढ़ो। इतना मजा आएगा मेरे दोस्तों, आपको इतना आनंद आएगा, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं। आप करो तो सही है प्रयास। ठीक है ना। और अब मेरे दोस्तों मैं केमिस्ट्री की भी इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और फिजिक्स के भी इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री में दूंगा। लेने का एक तरीका है, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अपना जो चैनल है उस चैनल का जो मेन पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे भेजें। मेरे लिए वो एनर्जी का काम करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ऑन किया हुआ होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है, 9828721229। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मेरे से मॉडल पेपर वगैरह लिए हैं वो सभी मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर पे, और मैं उनको फ्री में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न देने वाला हूं। मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, आप केवल एक ही बार मैसेज करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। मैं कल परसों में जैसे ही फ्री होता रहूंगा आपको भेजता रहूंगा। आपको क्या करना है, आपको चैनल का जो है मेन पेज निकालना है, कोई भी चैनल का वीडियो खोल करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप भेजेंगे। ठीक है, और मैं आपको इतने प्रश्न भेजूंगा मेरे दोस्तों, आने वाले 15-20 दिनों के अंदर आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे। ठीक है, मैं आपको थकाने वाला हूं। अब सुनो, नेक्स्ट है और गेट का प्रतीक चिन्ह। देख लो, आंखें फाड़ के देख लो। ठीक है ना। आएगा, या तो और आएगा, या नोट आएगा, या नोर आएगा। मैं तो क्लियर कह रहा हूं। ठीक है, ये देख लेना आप इनके प्रतीक। ठीक है, इनमें से एक पक्का आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। चलो, तो पिछले 3 सालों के पेपर आप देख लो, बिल्कुल ट्रेंड है, या तो पीएन जो है जंक्शन डायोड आएगा। ठीक है, पीएन नहीं आया तो और गेट का आ जाएगा, और का नहीं आएगा तो नोट का आएगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, क्या बात है मेरे दोस्तों, ये सबसे बढ़िया प्रश्न मैं मानता हूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये लीजिएगा। और अब देखो, ये प्रश्न जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये हमारे प्रिय जो टॉपर स्टूडेंट है, ये डॉक्टर मीरा, ठीक है, उसके द्वारा ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए मेरे दोस्तों। ठीक है, मेरे साइंस के स्टूडेंट जो आज के टाइम में किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, एम्स के अंदर, एसएमएस के अंदर, एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेरे दोस्तों आज के टाइम में वो जो हैं फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर कर रहे हैं। ठीक है, और उन बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली भेजे गए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। ये पीडीएफ जिन जिन बच्चों को चाहिए, इस पीडीएफ को लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, आपको चैनल का, आपको जो चैनल का मेरे दोस्तों मेन पेज है, उस मेन पेज को
ओपन करना है, चैनल के ऊपर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे ऊपर भेजना है मेरे दोस्तों। और ये स्क्रीनशॉट जैसे ही आएगा, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है? आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज दो 9828721229 और ये मेरा नंबर है, आप सभी सेव कर लो, ठीक है ना? क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मेरी, सीधी-सी बात है। ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही और चैनल सभी बच्चे सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, चाहे आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको जो भी चीज़ दूँगा, बढ़िया दूँगा। आपको बिल्कुल भरोसा रखना है मेरे ऊपर, ठीक है? आपको हर एक बात बढ़िया तरह से पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, सही वक़्त पर सही न्यूज़ दी जाएगी। ठीक है? एक अभिभावक की तरह, एक संरक्षक की तरह, एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है? आप ये समझ सकते हैं, आप मेरे लिए परिवार है और मैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।